अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार के लिए मसूर की फसल में किए जाने वाले कार्य। आलू की बढ़वार को प्रभावित करने वाले रोगों के लक्षण एवं उनके नियंत्रण पर जानकारी। संतरा के बाग से अधिक फलों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। हमारे राज्य के जो किसान मसूर की खेती कर रहे हैं वो बुआई के अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्था पर होगी। इन अवस्थाओं पर फसल में कर्षण कार्यों को तो करना ही है, साथ ही फसल को कीट और रोगों से भी मुक्त रखना है। तो मसूर की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय रीवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी जोशी। भाइयों ने समय पर मसूर की बोनी कर दी थी और अभी हम जो खेतों में पा रहे हैं कि जो हमारा प्रतिशत है अंकुरण का वो बहुत अच्छा मिला है। कुछ किसानों के यहाँ प्रतिशत अंकुरण का अच्छा नहीं है। उसका मूल कारण है कि उनके द्वारा बीजोपचार करके बोनी नहीं की गई। हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से मसूर की बुवाई की होगी उनकी फसल इस समय 20 से 25 दिन की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी और इस समय फसल में विभिन्न प्रकार के खरपतवार आसानी से देखे जा सकते हैं। किसान भाइयों, मसूर की फसल को 50 दिनों तक खरपतवारों से मुक्त रखना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसलिए इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप हैंड हो या डोरा चला सकते हैं। इससे खरपतवार नियंत्रण होगा तथा वायु संचार के लिए गुड़ाई भी हो जाएगी। इसके अलावा आप खुरपी के माध्यम से भी निदाई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रख सकते हैं। किसान भाइयों, यदि मसूर की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें, मसूर असिंचित क्षेत्रों में ही ली जाती है, परंतु सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर पलेवा देकर बुवाई करना चाहिए। इससे अंकुरण अच्छा होता है। सामान्यतः बाद में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सिंचाई की उपलब्धता होने पर फसल में फूल आते समय हल्की सिंचाई कर देने से भरपूर पैदावार मिलती है। किसान भाइयों, मसूर की फसल में लगने वाले कीटों की यदि बात करें तो इसमें माहू तथा थ्रिप्स का प्रकोप इस समय बहुतायत में दिखाई देता है, जो कि फसल की कोमल पत्तियों व टहनियों से रस चूसकर फसल को अत्यधिक हानि पहुंचाता है। कीट की प्रारंभिक अवस्था में जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो आप इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, मसूर की फसल में चने की इल्ली का प्रकोप भी देखने में आता है, जो कि फसल की कोमल पत्तियों व टहनियों को काटकर व खुरचकर नुकसान पहुंचाती है, जिससे पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है और फसल कमजोर हो जाती है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए भी आप
प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक दिखाई दे तो आप क्यूनोल-फॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस इल्ली का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि आरंभ में बताया गया है किसानों को विभिन्न माध्यमों से, प्रशिक्षणों के द्वारा और दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से भी, कि हमें चाहिए कि हम भरपूर बीजोपचार अवश्य करें। जैविक विधि से हमारे कुछ किसान भाइयों ने ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपयोग किया था, तो उनके यहाँ पौध संख्या बराबर कायम है। या रासायनिक विधि से भी कुछ किसानों ने बीजोपचार कर लिया था, जिसमें कि प्रमुख रूप से आपका कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब या इन दोनों के मिश्रण की जो अलग अलग उत्पाद आते हैं बाजार में, अलग अलग दवाइयां आती हैं, उनकी 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लिया था। उनके यहाँ भी हम पा रहे हैं उकठा के आरंभिक लक्षण अभी प्रकट होना आरंभ नहीं हुए हैं, पर कुछ किसानों के यहाँ इक्का दुक्का पौधे अभी जो है उकठा रोग के दिखाई देने लग गए हैं। उसका नियंत्रण अभी किसान ये करें कि जिनको आरंभ में कुछ पौधे उकठा रोग जैसे नीचे से पूरी तरह सूखने का, क्योंकि यहाँ आप सब स्मरण रखें कि हमारी मसूर की फसल उकठा से सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो उकठा आप बिल्कुल ना आए, इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि प्रति एकड़ खेत के लिए आप 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, जो कि एक जैविक फफूंदनाशी है, और इसको हम कम से कम 10 किलोग्राम रेत लेकर के, ऐसा हम 7 जगह रेत ले लें 7 तगाड़ी में, और 100 ग्राम हम उसमें डाल दें। इसके पश्चात पूरे खेत में यदि हम उसका अच्छी तरह मिला करके रेत में, और जैसे डस्टिंग या ग्रेन्यूल्स बिखेरते हैं इस तरीके से छिड़काव करें, तो चूंकि मसूर का खेत डेलेदार खेत होता है, उसकी जड़ों तक ये ट्राइकोडर्मा पहुंच जाएगा, और वहां पहुंच करके उकठा रोग पैदा करने वाला कवक जो फ्यूजेरियम है उसको ये खा लेता है, और जैविक विधि से नियंत्रण होकर फ्यूजेरियम से बचा जा सकता है। इसके साथ ही साथ जड़ गलन या पाद गलन नाम का एक रोग भी शुरुआत में लक्षण में दिखाई देता है, जिसमें जहां पे हमारी तना और जड़ की शुरुआत होती है वहां एक सड़न सी पैदा होती है, और ये भी एक कवक के द्वारा फैलता है। तो ऐसी दशा में सबसे पहले किसानों को सलाह है कि वो पानी ज्यादा न दें, और पानी न देने के साथ ही साथ जो हमारे 2 प्रमुख फफूंदनाशी हैं, कार्बेंडाजिम का उपयोग वो कर सकते हैं 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, और मसूर पे यदि हम छिड़काव करेंगे तो हम इन दोनों कवक को नष्ट करके इन दोनों रोगों से फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जो किसान भाई आलू की खेती कर रहे हैं वो इस फसल से अधिक उपज तभी प्राप्त कर सकते हैं जब फसल की बढ़वार को प्रभावित करने वाले रोगों का नियंत्रण समय रहते किया जाए। तो आलू की फसल में लगने वाले रोगों की पहचान एवं उनका नियंत्रण किस तरीके से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय रीवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी। कृषक भाइयों, आपको बताऊं कि आलू की खेती शरदकालीन ऋतु की सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। बीमारियों के संक्रमण की वजह से या कीड़ों के संक्रमण की वजह से आलू का उत्पादन या कंद का उत्पादन प्रभावित होता है। उस समय हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं रहते। कृषक भाइयों को चाहिए कि आलू लगाने के पूर्व ही जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जो पौध संरक्षण तरीके हैं, यदि उसे हम अपना लें तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में होने वाले नुकसान से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। आलू लगाने के पूर्व खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें, कि पलिया बना लें, और ट्यूबर्स को बोने के पूर्व एक फफूंदनाशक दवा आती है जिसका नाम है रेडोमिल MZ या रेडोमिल गोल्ड। लगभग 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से आप घोल बना लें, और इसके घोल में आलू के कंद को, ट्यूबर्स को लगभग 10 से 15 मिनट तक उसमें डुबो दें। उसे भीगे रहने दें,
ताकि बीज या ट्यूबर्स की आउटर सरफेस पर, बाह्य परत पर यदि किसी प्रकार के फफूंद का या अंत है उसमें अगर संक्रमण हो तो उसे आसानी से रोका जा सके। 10 से 15 मिनट तक डूबने के बाद उस आलू को हम बाहर निकाल लें, उसे खुली हवा लगने दें। इसके बाद फिर जमीन में उसे हम लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधों को लगाएं और लगाने के बाद मिट्टी से ढक दें। आलू के अंकुरण के बाद लगभग आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन बाद आलू के पत्तियों में एक बीमारी लगती है जिसे हम अगेती अंगमारी के रूप में जानते हैं। इसमें प्रारंभिक अवस्था में ही पत्तियों के किनारों में ओवल या गोले रंग के रिंग बनती हुई दिखती है, जिससे कि पत्तियां जलना शुरू होती हैं और उससे शीर्ष भाग जो है मुरझा करके और गिरने लगता है, जिससे कि उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। इसी तरह से यदि वातावरण में अगर नमी अधिक रही या उस समय हल्की बारिश हुई तो इस बीमारी के साथ साथ ये आपका लेट ब्लाइट जिसे हम फाइटोथोरा कहते हैं, इसका संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों के किनारे झुलसना शुरू होते हैं और त्रिभुज के आकार के, तिकोने आकार के पत्तियों के ऊपर, तनों के ऊपर और तने के निचले हिस्से में ये दाग बनते हैं, जिसके कारण की पूरी पत्तियां, पूरे खेत का खेत झुलसना शुरू होता है। और ये बीमारी 3 दिन से लेकर के 7 दिन के अंदर समूचे पौधों को, समूचे खेत को नष्ट करने के लिए सक्षम होती है और ये महामारी का रूप धारण करती है। ऐसी स्थिति में कृषक भाइयों को चाहिए कि जब भी खेत में इन बीमारियों के लक्षण देखने को मिले तो सबसे सस्ती दवा जिसका नाम है मैंको चिप, 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से इसका घोल बना लें, या कापर युक्त दवा जिसका नाम है ब्रिटाक्स 50 या फाइटोलान 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से इसका भी हम घोल बना सकते हैं। और सबसे अधिक प्रभावशाली दवा अगर होती है तो उसे हम कहते हैं रिडोमिल एनजेड या रिडोमिल गोल्ड या बेटालिक्जिल के नाम पर आती है। यदि 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में की दर से घोल बना करके एक छिड़काव प्रारंभिक अवस्था में ही कर दें तो जो आलू में ये बीमारी लगती है जिसे हम अगेती या पछेती बीमारी कहते हैं, उसको हम आसानी से रोक सकते हैं। बीमारियों के अलावा पौधों में जो संक्रमण होता है, इसमें जो चूसने वाले कीट्स हैं, विशेष करके एफिड्स, जैसिड्स, लीफ रोल पैदा करने वाले जो विषाणु हैं, इनका संक्रमण होता है, जिसकी वजह से आलू में एक खुरदुरापन दिखता है, पत्तियों में कर्लिंग दिखती है, पत्तियां मोटी दिखने लगती हैं और स्केटर्ड पैचेज पीला हरा ये दिखने लगता है, जो कि विषाणुगत बीमारियां विकसित होती हैं, जिसकी वजह से उनकी वृद्धि प्रभावित होती है और कंद का बनना रुक जाता है या पौधे कमजोर हो जाते हैं। जब कभी भी आलू के खेत में ऐसे कीट जो चूसने वाले कीट्स हों, एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, जो चूसने वाले कीट, अगर इनका प्रभाव देखने को मिले या इनका संक्रमण दिखे, ऐसी स्थिति में कृषक भाइयों को चाहिए कि सबसे प्रभावशील दवा जिसे हम कहते हैं इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड, ऐसी दवाओं का चयन कर लें। ये 8 से 10 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर रहे हैं और मात्र एक छिड़काव प्रारंभिक अवस्था में करने से ऐसे कीटों के संक्रमण को रोक सकते हैं, जो कि एक वाहक होते हैं विषाणुगत बीमारी को फैलाने के लिए। और इसके लिए आवश्यक है कि हम सामयिक जो उपाय या सुझाव जो कृषक भाइयों को दिए जाते हैं, विशेषकर पौध संरक्षण में, उन्हें हम अवश्य अपनाएं तो आपके जो पौधों की पैदावार होगी वो अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। संतरा के बाग हमारे राज्य के छिंदवाड़ा, मंदसौर, नीमच आदि जिलों में प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। और जो किसान भाई संतरा के बाग से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, वो किस प्रकार से करें संतरा के बाग का प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रज गोपाल छीपा। पौधा लगाने के बाद हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए सिंचाई का।
अगर हम सिंचाई ड्रिप प्रणाली का अपनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्रणाली है, जिससे पानी की बचत होती है। हमारे जो मज़दूरों की समस्या है, लेबर की समस्या जो होती है पानी पिलाने में, उससे हमें बचाव होता है। और जो थाले में पानी पिलाने से जो एक रोग के जीवाणु दूसरे पौधे में चले जाते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे में, उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। थाले में जो कचरा उगता है, वीड उगता है, उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। और अगर हम ड्रिप सिंचाई के साथ साथ पौधों में मल्चिंग ज़्यादा करें, 1 बाई 1 मीटर का या 1.25 मीटर का या 2 मीटर का पौधे के आकार के हिसाब से काली पॉलीथीन का एक टुकड़ा लेकर उसको मल्च के रूप में बिछाएं तो बहुत हमें फ़ायदा होता है। एक तो आपका पानी की बहुत अधिक बचत होगी, दूसरा जो कचरा है वो नहीं उगेगा, जिससे कि आपका जो थाला है वो साफ़ रहेगा, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी पौधे और कचरे के बीच में पोषण के लिए, और आपका जो पौधे की बढ़वार है वो बहुत अच्छी होगी। सिंचाई के बाद हमें इसमें शुरुआती अवस्था में ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधे का जो विन्यास है, जो आकार है, जो उसकी आकृति है, वो चारों दिशाओं में समान रूप से हो, जिससे कि किसी भी प्रकार से फल के भार से हमारा पौधा एक तरफ ना झुके। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पौधे का 90 सेंटीमीटर तक या 60 सेंटीमीटर तक हम एक तने पर उसको बढ़ाएं। उसके बाद उसकी हेडबैक करें, उसको सिर का क्रंतन करके 3 या 4 मजबूत शाखाएँ हम उसमें बढ़ने के लिए अग्रसित करें, और उसके बाद उसके पौधे के विन्यास को समान रूप से चारों दिशाओं में बढ़ने दें। पौधे को वैसे तो संतरे में हम एनुअल प्रूनिंग नहीं करते हैं, पर फिर भी अगर बहुत अधिक घना अगर पौधा हो जाता है तो बीच बीच में से रोगशील या क्रिस क्रॉस ब्रांचेस जो होती हैं, जो बहुत अधिक घनी होती हैं, पौधे को बहुत अधिक झाड़ीनुमा बना देती हैं, उनको हमें काटना चाहिए। क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अगर प्रकाश पौधे के अंत बीच तक जाएगा तो उसमें फूलों की मात्रा भी बहुत अधिक होगी, और फूलों की मात्रा अधिक होगी तो फलों के जो ठहरने की संख्या है वो भी बहुत अधिक होगी। अगर पौधा बहुत अधिक झाड़ीनुमा होगा, अंदर प्रकाश नहीं जाएगा, तो अंदर की परिधि में आपके जो फल हैं वो बहुत कम लगेंगे। कटाई और सदाई के बाद हम बात करना चाहेंगे किसान भाइयों इसमें रोग और जो कीट और रोग होते हैं उनके बचाव के लिए। हालांकि जो हमारा संतरा होता है उसमें कीट और रोग कम ही लगते हैं, पर फिर भी थोड़े बहुत, जैसे कि तो गमोसिस नाम की बीमारी होती है, जड़ के पास से हमारे आपने देखा होगा चिपचिपा पदार्थ सा निकलने लग जाता है। उसके लिए सबसे बढ़िया हमें बोर्डक्स पेंट बनाना चाहिए। 1 किलो नीला तोता, 1 किलो चूना, और उस दोनों को अलग अलग 5 किलो पानी में नीला तोता घोल लीजिए, 5 किलो पानी में चूना घोल लीजिए, और उनको आपस में हम मिलाएंगे तो ये बोर्डक्स पेंट बन जाता है। फिर उसको ये डिस्टेम्पर या पुताई करने वाले ब्रश से 90 सेंटीमीटर तक हम इसको अगर रंग दें तो ये गमोसिस की बीमारी, कॉलर रॉट की बीमारी, जड़ गलन की बीमारी, तना गलन की बीमारी, बॉस, इनसे हम बच सकते हैं। दूसरा एक फ्रूट सकिंग मोथ इसमें बहुत अधिक आती है। उसके लिए हमें क्या करना है, मेलाथियान लेना है, और एक मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ये ढीबरे टाइप के जो परिंदे होते हैं पक्षियों के लिए अपन बांधते हैं, उनमें अपन फल का रस, थोड़े से फल का रस, गुड़ का घोल और मेलाथियान 50 ml प्रति उसमें अगर अपन डाल के उसको रख दें तो वो फल की और गुड़ की मिठास से, खुशबू से तितली उसकी ओर आकर्षित होती है और वो रस पीकर मर जाती है। और अगर इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जो एक बार तितली से फल मान लीजिए कोई ख़राब हो गया तो उसको हम ना तोड़ें। उससे क्या होता है कि वो फल आके उसी पे वो वापस आक्रमण करती है। अगर हम फल उसको हटा देंगे तो वो वापस नए फल में छेद करेगी, और अगर उसी में रखेंगे तो वो उसी फल में छेद करेगी जिसमें पहले उसने किया है। अगर हम सही रखरखाव करते हैं तो प्रति पौधा हम 60 से 70 किलोग्राम संतरे तक हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि ये क्लाइमेटिक फ्रूट है तो उसका जब हल्का पीला पड़ने लगे या जब फल हल्का पीला इस तरह का हो जाए, हरा आधा पीला, इस अवस्था में ये मैच्योर अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था में इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं और इसको ग्रेडिंग करके यदि हम बेचते हैं बाज़ार में, जैसे कि आप अगर सभी फलों को निम्न गुणवत्ता वाले और अच्छी गुणवत्ता वालों को मिक्स करके बेचेंगे तो बाज़ार में आपको कम कीमत मिलेगी। यदि आप आकार के हिसाब से, रंग के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से फलों की ग्रेडिंग कर देंगे और फिर अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो आपको अधिक मुनाफा मिलेगा। और इसमें भी हम मूल्य संवर्धन करते हैं, इसका जूस बनाते हैं, स्क्वैश बनाते हैं, RTS बनाते हैं और मार्मलेंड बनाते हैं, कॉर्डेल बनाते हैं। ये सब चीज़ें बना के अगर अपन बाज़ार में बेचते हैं तो हम अधिक लाभ निश्चित रूप से कमाएंगे और साथ ही साथ हम रोज़गार जनरेशन का काम भी करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी हम करेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नागदा, जिला उज्जैन के नागेंद्र पाटीदार ने।
आपने गाय की हरधेनु नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा राज्य के हिसार शहर में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में। यहाँ पर करीब 45 साल से चल रहे रिसर्च के बाद प्रदेश के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने गाय पालन में एक नई क्रांति को जन्म देने में सफलता हासिल कर ली है। वैज्ञानिकों ने 3 नस्लों के मेल से गाय की एक नई प्रजाति विकसित की है। इस नई प्रजाति को हरधेनु नाम दिया गया है। यह गाय 50 से 55 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गाय 48 से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सामान्य रूप से रह सकती है। और जानते हैं हरधेनु गाय के बारे में यहाँ के वैज्ञानिकों का क्या कहना है। ये हमने 1970 से शुरू किया है और हरधेनु गाय में 3 विभिन्न नस्ल के गुण हैं। हमारा जो यहाँ की गाय है, हमारी नस्ल हरियाणा उसका है, और साहिवाल वो भी हमारी गाय है, पंजाब हरियाणा की उसका है। और जो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन इसमें है वो होस्ट फ्रीजियन का है 62.5%। और जो दो हमारी लोकल ब्रीड है हरियाणा की और इसकी साहिवाल की, इनका बाकी की जो 32.5 है वो है। इस गाय में खासियत है कि इसकी दूध देने की क्षमता 50 लीटर प्रतिदिन की है। इसका जो वसा की मात्रा इसके दूध में है वो 3.8, जो कि किसी भी संकर नस्ल की प्रजाति में नहीं है। सभी संकर नस्ल की प्रजाति हैं उनके दूध में वसा की मात्रा 3.5 होती है, और हमारी इस नस्ल में 3.8 वसा की मात्रा है। दूसरा, इसमें गर्मी सहन करने की शक्ति है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये अच्छी तरह से दूध दे सकती है अगर हरा चारा इसको मिलता रहे तो। और खासियत इसकी ये है कि जो पहली ब्यांत है वो 30 महीने में पहली बार ब्याह जाती है। हमारी देसी नस्लें हैं वो कम से कम 45 महीने लेती हैं पहली बार ब्याहने में, और जो 2 ब्यांत का अंतर है वो भी इसका काफ़ी कम है, 13 महीने, बिल्कुल साल के आसपास। बाकी जो नस्लें हैं हमारी उन्हें 16-17 महीने हैं। ये खासियत हैं और इसी वजह से ये एक नस्ल तैयार की गई है, क्योंकि हमारी जो देसी नस्लें हैं उनमें दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है। उनकी दूध उत्पादन क्षमता करीब 7-8 लीटर प्रतिदिन है, जबकि इस नस्ल हरधेनु की दूध उत्पादन क्षमता 15 किलो प्रतिदिन है, और जो अच्छी गायें हैं वो 50 किलो तक दूध देती हैं। हरधेनु प्रजाति की गाय अपनी दुग्ध क्षमता के बल पर पशुपालकों को मालामाल कर देगी। साथ ही गौपालन से मुंह मोड़ चुके पशुपालकों को दोबारा गौपालन के लिए आकर्षित करेगी, जो कि पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी। हिसार के लुवास के अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी इस नई प्रजाति की गाय की खासियत यह है कि इसकी खासियत ये है, हमने पिछले 1-1.5 से हमने देखा है इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे हमारे 25 एनिमल हमने स्पेशल ग्रुप में रखे हैं, और उसमें पिछले साल एक हमारी 62 नंबर गाय थी, उसने 6000 लीटर तक दूध दिया है, जो कि बाहर की जो नस्ल हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी मिला उसमें वो है। जैसा कि आपको पता है हरियाणा में जो हमारी देसी नस्ल थी, चाहे साहिवाल है या हरियाणा है, उनकी दूध की अक्षमता बहुत कम थी और फैट परसेंटेज थोड़ा हमारे इससे ज़्यादा था, लेकिन दूध की प्रोडक्शन के लिए हमने इसको तैयार किया है। इनके दूध में वसा की मात्रा अधिक है, जबकि ज्यादातर विदेशी गायों के दूध में नहीं होती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अभी यह नस्ल केवल लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के परिसर में है। जब किसान के पास ये गाय पहुंचेगी तो इसे और अनुकूल माहौल मिलेगा, इससे इसके दूध देने की क्षमता में और बढ़ोतरी हो सकती है। शंकर नस्ल से बनी नई प्रजाति हरधेनु गाय को लेकर चल रही रिसर्च का परिणाम 45 साल के बाद अब सामने आया है। लुवास में अभी इस नई प्रजाति की करीब 100 गाय विकसित है और आशा है कि अगले वर्ष तक यह नस्ल पशुपालकों के पास होगी। हरधेनु गाय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए
आप इस पते पर संपर्क करें। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा। दूरभाष नंबर है 016622895999। दूसरा नंबर है 016622256101। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सरसों की एसएमआई तकनीक से खेती पर जानकारी। टमाटर की फसल को प्रभावित करने वाले रोग और कीटों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।